दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी की प्रेरणादायक यात्रा पर जिसने भारत की आज़ादी की नींव रखी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तिलक वो पहले नेता थे जिन्होंने खुलेआम कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इस वाक्य ने पूरे देश को झकझोर दिया और आज़ादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी। भाग एक, बाल गंगाधर तिलक, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। 19वीं सदी का भारत, अंग्रेजों का शासन अपनी चरम सीमा पर था। आम भारतीय शिक्षा, आर्थिक अवसर और राजनीतिक अधिकारों से वंचित थे। ऐसे समय में एक युवक उभरता है जिसकी आंखों में विद्रोह की ज्वाला थी और दिल में भारत माता के लिए असीम प्रेम। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ। बचपन से ही वे असाधारण और मेधावी थे। गणित और संस्कृत में उनकी गहरी पकड़ थी। वे न केवल पढ़ाई में तेज थे बल्कि अन्याय को सहना उन्हें बिल्कुल स्वीकार नहीं था। तिलक ने पुणे के डेक्कन कॉलेज से स्नातक किया और बाद में कानून की पढ़ाई की। लेकिन उनके जीवन का लक्ष्य सिर्फ नौकरी पाना नहीं था। वे भारत के युवाओं को शिक्षित करना और उन्हें अपने अधिकारों के लिए खड़ा करना सिखाना चाहते थे। उन्होंने गोखले के साथ मिलकर फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की और शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का आधार बनाया। तिलक ने पत्रकारिता को हथियार बनाया। केसरी और मराठा जैसे समाचार पत्रों के माध्यम से उन्होंने अंग्रेज़ों की नीतियों की खुलकर आलोचना की और जनता में आत्मबल जगाया। उन्होंने गणेश उत्सव और शिवाजी जयंती जैसे पर्वों को सार्वजनिक मंच पर लाकर सामाजिक एकता और राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत किया। यह ब्रिटिश सरकार के लिए खतरे की घंटी बन गई। एक ऐसे नेता सामने आ रहा था जो कलम और जनशक्ति दोनों से लड़ सकता था। और फिर उन्होंने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह वाक्य केवल नारा नहीं था, ये उस युग की घोषणा थी जिसने करोड़ों भारतीयों को जगा दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब तिलक को देशद्रोह के आरोप में जेल भेजा गया तो उन्होंने वहाँ कौन सी महान किताब लिखी जिसने बाद में दुनिया के नेताओं को प्रभावित किया। जानने के लिए देखिए अगला भाग, मंडाले की जेल में तिलक और गीता रहस्य की रचना। एक साधक, एक योद्धा, एक दर्शन। भाग 2, मंडाले की जेल में तिलक और गीता रहस्य। एक साधक, एक योद्धा, एक दर्शन। 1908 का वर्ष था। बाल गंगाधर तिलक को ब्रिटिश सरकार ने देशद्रोही लेखन के आरोप में गिरफ्तार किया और उन्हें बर्मा, जो अब म्यांमार में है, के मंडाले जेल भेज दिया गया और पूरे 6 साल की सज़ा के साथ। मंडाले जेल सिर्फ एक जेल नहीं थी, वो तपस्या का केंद्र बन गई। यहाँ तिलक को शारीरिक रूप से तो कैद किया गया, लेकिन उनके विचार, उनका मन, उनकी चेतना पूर्णतः मुक्त थी। उन्होंने न जेल से डरकर झुकना सीखा और न अंग्रेज़ों से डरकर चुप रहना। तिलक ने जेल में रहते हुए भगवत गीता का गहन अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि गीता का असली संदेश कर्म है, निष्काम कर्म, यानी बिना फल की चिंता किए अपना धर्म निभाना। उन्होंने लिखा, गीता युद्ध भूमि में अर्जुन को निष्क्रिय होने से रोकती है और कर्म करने को प्रेरित करती है। भारतवासी भी तभी उन्नति करेंगे जब वे केवल उपदेश नहीं, कर्म को अपनाएंगे। इसी विचारधारा पर आधारित पुस्तक उन्होंने जेल में ही लिखी, श्री भगवद गीता रहस्य। यह सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ की व्याख्या नहीं थी, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की वैचारिक रीढ़ बन गई। तिलक की इस रचना ने महात्मा गांधी, विनायक सावरकर, लोकमान्य अन्ना भाऊ साठे जैसे अनेक विचारकों को प्रभावित किया। यहाँ तक कि विदेशों में भी इस पुस्तक को एक गंभीर राजनीतिक दर्शन के ग्रंथ के रूप में पढ़ा गया। जब तिलक 1914 में जेल से लौटे
तो वे पहले से अधिक दृढ़ और स्पष्टवादी बन चुके थे। उन्होंने स्वराज पार्टी के विचार को और अधिक तेज़ी से फैलाया। वे अब सिर्फ एक राजनीतिक नेता नहीं थे, वे एक विचारधारा बन चुके थे। उनके शब्दों में, अगर भगवान भी अन्याय करे तो मैं उसके विरुद्ध विद्रोह करूंगा। ये कथन दर्शाता है कि तिलक के लिए न्याय धर्म से भी ऊपर था। मंडाले जेल में लिखी गई गीता रहस्य भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को वैचारिक संबल देने वाली पुस्तक बन गई। लेकिन अब सवाल उठता है, जब तिलक जेल से बाहर आए और उन्होंने 1916 में मुस्लिम लीग से समझौता किया, जिसे लखनऊ पैक्ट कहा गया, तब उनके इस कदम ने आज़ादी की लड़ाई को किस दिशा में मोड़ा। जानने के लिए देखिए अगला भाग, तिलक, लखनऊ समझौता और एकता की नई सुबह, हिंदू मुस्लिम एकता का युग। भाग 3, तिलक, लखनऊ समझौता और एकता की नई सुबह, हिंदू मुस्लिम एकता का युग। 1914 में तिलक मंडाले जेल से लौटे तो भारत पूरी तरह बदल चुका था। बंग भंग का आंदोलन, गरम नरम दलों का विभाजन और मुस्लिम लीग की राजनीति, इन सब के बीच भारतीय राजनीति बिखरी हुई थी। तिलक को समझ आ गया था, अगर भारत को आज़ादी चाहिए तो देश को एकता के सूत्र में पिरोना ही होगा। गरम दल का लौटना। जेल से लौटते ही तिलक ने सार्वजनिक मंचों पर फिर से सक्रिय होना शुरू किया। उनके भाषण अब और भी ज़्यादा प्रखर, संगठित और रणनीतिक थे। उन्होंने अपने पुराने साथियों को जोड़ा और कहा, स्वराज केवल एक वर्ग का नहीं, पूरे भारत का अधिकार है। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौता हुआ। ये भारतीय राजनीति के इतिहास में एक अनोखा क्षण था, जब पहली बार कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ आए। एक संयुक्त मांग पत्र तैयार हुआ। ब्रिटिश सरकार से स्वशासन की मांग एक स्वर में की गई और यह सब संभव हो पाया तिलक की सूझबूझ और समझौता कराने की क्षमता से। लखनऊ समझौते के समय मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस और लीग दोनों के सदस्य थे। तिलक और जिन्ना की विचारधाराएं भले अलग थीं, लेकिन इस समय दोनों ने मिलकर एकता की मिसाल कायम की। तिलक ने कहा, हिंदू और मुसलमान दो नावों में सवार नहीं हैं, वे एक ही नाव में हैं, भारत माता की नाव में। इस समझौते से एक और ब्रिटिश सरकार को झटका लगा। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता में आशा की नई लहर दौड़ गई। पहली बार ऐसा लगने लगा कि सभी वर्गों और समुदायों को साथ लेकर चलना संभव है। ये वही तिलक थे जो कभी केवल हिंदू पर्वों के जरिए जन जागरण करते थे। अब वे संपूर्ण भारत की राजनीति की ओर अग्रसर हो चुके थे। उनके भीतर राष्ट्रवाद अब केवल भावना नहीं, व्यावहारिक नीति बन चुका था। तिलक का संदेश आज भी प्रासंगिक है। एकता ही आज़ादी की नींव है और संवाद ही समाधान है। क्या आप जानते हैं कि तिलक ने जब कांग्रेस के अंदरूनी लोकतंत्र की मांग की थी तो उन्हें किस विचारधारा और नेता से कड़ा विरोध मिला था, और कैसे इस टकराव ने गांधी युग की शुरुआत की भूमिका रच दी? जानने के लिए देखते रहिए अगला भाग, गांधी और तिलक की टकराहट या उत्तराधिकार की भूमिका, स्वराज के दो मार्ग। भाग 4, गांधी और तिलक, टकराव या उत्तराधिकार, स्वराज के दो मार्ग। 1916 के लखनऊ समझौते से तिलक ने भारत में हिंदू मुस्लिम एकता की नई राह दिखाई, लेकिन अब भारत की राजनीति में एक नया चेहरा उभर रहा था, मोहनदास करमचंद गांधी। दो महापुरुष, एक लक्ष्य, दो रास्ते। तिलक और गांधी दोनों का लक्ष्य था स्वराज, लेकिन स्वराज पाने की उनकी राहें बिल्कुल भिन्न थीं। तिलक कहते थे, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, जबकि गांधी जी कहते थे, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही सच्चा स्वराज मिलेगा।
ये फर्क सिर्फ शब्दों का नहीं, सोच और रणनीति का था। तिलक का राष्ट्रवाद तेज था, साहसी था और आम जन की भावना से जुड़ा हुआ था। वह लोगों को कर्म और प्रतिरोध के लिए प्रेरित करते थे। उनका मानना था कि अंग्रेज़ों से अधिकार मांगने नहीं, छीनने पड़ते हैं। 1915 में गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो भारत की राजनीति की नब्ज को उन्होंने समझा और एक नया दृष्टिकोण लेकर आए। अहिंसक असहयोग, सत्याग्रह, चरखा, स्वदेशी और नैतिक आत्मबल। यहाँ से शुरू हुई वैचारिक भिन्नता, जो स्पष्ट टकराव नहीं थी, लेकिन नेतृत्व के तरीके और जन चेतना की दिशा में बड़ा अंतर थी। 1918 से 2020 टकराव नहीं, लेकिन छाया युद्ध। हालांकि तिलक और गांधी सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोले, लेकिन कई मामलों में मतभेद सामने आए। तिलक प्रत्यक्ष राजनीतिक आंदोलन के पक्ष में थे। गांधी नैतिक और सामाजिक सुधारों से शुरुआत करना चाहते थे। तिलक का मानना था कि शिक्षा और विज्ञान भारत की रीढ़ है। गांधी अधिक गांव आधारित जीवन और आत्मनिर्भर पर जोर देते थे। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया। यह वही दिन था जब गांधी ने असहयोग आंदोलन की घोषणा की थी। इतिहासकार कहते हैं, जैसे ही तिलक की चिता से धुआं उठा, भारत की राजनीति में गांधी का सूरज चमकने लगा। तिलक के निधन ने एक युग का अंत किया और गांधी युग की आधिकारिक शुरुआत हुई। उत्तराधिकार नहीं, परंपरा का परिवर्तन। तिलक राजनीति में वीरता और संगठन की मिसाल बने। गांधी नैतिक नेतृत्व और जनबल की नई परिभाषा। ये कोई टकराव नहीं था, ये विचारों का संक्रमण था, एक युग से दूसरे युग की ओर। क्या आप जानते हैं कि गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन 1922 में अचानक क्यों रोक दिया गया? और अगर तिलक जीवित होते तो क्या वे भी ऐसा ही निर्णय लेते? जानने के लिए देखिए अगला भाग, चौरी चौरा कांड और असहयोग आंदोलन की वापसी। क्या तिलक इसे रोकते? भाग 5, चौरी चौरा और असहयोग आंदोलन। क्या तिलक इसे रोकते? तिलक के निधन के कुछ ही दिनों बाद महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ एक नए और विराट जन आंदोलन का बिगुल बजाया, असहयोग आंदोलन। इस आंदोलन की रणनीति थी विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, स्कूल, कॉलेज और सरकारी नौकरियों से त्यागपत्र, कानून अदालतों का बहिष्कार, शराब और अंग्रेजी संस्कृति का विरोध। ये सब अहिंसा के मार्ग पर होना था, लेकिन जनता अब बेहद जोशीली थी और तिलक के वर्षों के उग्र राष्ट्रवाद ने उन्हें भीतर से जगा दिया था। 4 फरवरी 1922 उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा गांव में एक जुलूस के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। गुस्साए लोगों ने थाने को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। ये घटना गांधी जी के लिए एक सदमा थी। उन्होंने आंदोलन को तत्काल वापस लेने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, रक्त से भरा हुआ स्वराज मेरे लिए असली स्वराज नहीं हो सकता। लेकिन यहीं से शुरू हुई एक बहस, क्या यह आंदोलन समय से पहले रोक दिया गया? विचार करो, लाखों लोग जोश में थे, पूरा देश एक स्वर में बोल रहा था, इनकलाब चाहिए। सरकार घबराई हुई थी, ब्रिटिश प्रशासन विचलित था, लेकिन अचानक ब्रेक लग गया। अगर तिलक जीवित होते, इतिहासकारों का मानना है, तिलक असहयोग आंदोलन का विरोध नहीं करते, लेकिन वे इसे प्रशिक्षित और अनुशासित जनबल के साथ संचालित करते। वे आंदोलन को घटनाओं से नहीं, रणनीति से चलाते। चौरी चौरा जैसी घटनाओं से विचलित नहीं होते, बल्कि आंदोलन को नया मार्ग देते। गांधी और तिलक फर्क रणनीति का था, राष्ट्र प्रेम का नहीं। गांधी नैतिक बल को सर्वोच्च मानते थे।
तिलक राजनीतिक ताकत को प्राथमिकता देते थे, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही था, भारत की आज़ादी। असहयोग आंदोलन का अंत एक अवसर या एक चूक? कई इतिहासकार मानते हैं कि अगर तिलक उस समय जीवित होते तो आंदोलन की धार और गहरी होती, राजनीतिक नेतृत्व भी संगठित होता और भारत का स्वतंत्रता संग्राम शायद कुछ साल पहले अपने चरम पर पहुंचता। क्या आप जानते हैं कि तिलक की मृत्यु के बाद एक और राष्ट्रवादी नेता ने पूर्ण स्वराज की मांग को आगे बढ़ाया, जिसे कांग्रेस ने भारत में अपनाया? और वो कौन था और उसने कैसे तिलक की विरासत को एक नए स्तर पर पहुंचाया? जानने के लिए देखिए अगला भाग। नेहरू, भगत सिंह और पूर्ण स्वराज्य का सपना, तिलक की आग अब किसके भीतर जल रही थी? भाग 6, पूर्ण स्वराज और युवा क्रांति, जब तिलक की चिंगारी बन गई मशाल। 1922 में गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन रोकने के बाद पूरे देश में एक अजीब सी निराशा फैल गई। लाखों युवा जोश से भरे थे, वे असमंजस में पड़ गए, लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने इसे हार नहीं बल्कि एक नई शुरुआत माना। यही वो समय था जब तिलक की विचारधारा, क्रांतिकारी आत्मबल, संगठन और निर्भयता फिर से भारतीय राजनीति के भीतर प्रतिध्वनित होने लगी। तिलक के विचार अब किन के भीतर थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो पहले गांधी की संशोधित नीति के समर्थक थे, अब पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को लेकर मुखर हो उठे। उन्होंने खुलेआम कहा, भारत को डोमिनियन स्टेटस नहीं, पूर्ण स्वराज चाहिए। नंबर 2, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष बाबू ने भी तिलक की राह को अपनाया, शक्ति और संकल्प का रुख। उनका मानना था कि भारत को केवल नैतिक आग्रह से नहीं बल्कि दृढ़ नेतृत्व और बलिदान से आज़ाद किया जा सकता है। नंबर 3, भगत सिंह और क्रांतिकारी दल। तिलक के लाल बाल पाल आंदोलन से प्रेरित होकर भगत सिंह जैसे युवा क्रांतिकारी भी मैदान में उतर चुके थे। भगत सिंह कहते थे, क्रांति सिर्फ हिंसा नहीं, विचारों की अग्नि होती है। यह अग्नि तिलक जैसे चिंतकों ने ही प्रज्वलित की थी। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में पहली बार पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। 26 जनवरी 1930 को भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यह तिलक के स्वराज के सपने का ही विस्तार था। यह वही स्वराज था जिसकी बात तिलक 1916 से करते आ रहे थे, लेकिन अब इसे केवल सैद्धांतिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि राजनीतिक हक के रूप में उठाया गया। तिलक की विरासत अब एक विचार नहीं, आंदोलन बन चुकी थी। कांग्रेस के भीतर विचारधारा अब 2 धाराओं में बढ़ चुकी थी, गांधी जी की अहिंसक राह और तिलक बोस नेहरू की सक्रिय राष्ट्रवाद की विचारधारा। दोनों धाराओं ने भारत की आज़ादी को गति दी, एक नैतिक बल से, दूसरी क्रांतिकारी चेतना से। क्या तिलक की सोच समय से पहले थी? आज़ादी के बाद कई नेताओं ने स्वीकार किया कि तिलक ने जो राह दिखाई थी उसे अगर समय पर अपनाया जाता तो भारत को आज़ादी शायद पहले मिल सकती थी। क्या आप जानते हैं कि 1931 में जब भगत सिंह को फांसी हुई तो उनकी जेल डायरी में उन्होंने किन भारतीय नेताओं को अपने प्रेरणा स्रोत के रूप में लिखा था? क्या उनमें तिलक का भी नाम था? जानने के लिए देखिए अगला भाग, भगत सिंह और बाल गंगाधर तिलक, 2 युग एक विचार, क्रांति का असली मतलब क्या है? भाग 7, स्वराज से संविधान तक, तिलक के विचार क्या आज भी जिंदा हैं? 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तो देश के सामने सबसे बड़ा प्रश्न था, अब आगे क्या? राजनीतिक आज़ादी तो मिली, लेकिन अब चाहिए थी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता। यह वही विचार था जो बाल गंगाधर तिलक ने वर्षों पहले प्रतिपादित किया था। तिलक का स्वराज क्या केवल ब्रिटिशों से मुक्त था?
नहीं, तिलक के लिए स्वराज का मतलब केवल ब्रिटिश राज से छुटकारा नहीं, बल्कि अपनी शिक्षा प्रणाली, अपनी न्याय व्यवस्था, अपने उद्योग, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और सबसे अहम जन जन की भागीदारी वाला शासन। जब संविधान सभा का गठन हुआ तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे नेताओं के विचारों में कहीं न कहीं तिलक की चिंतन धारा झलक रही थी। संविधान सभा और तिलक की छाया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इन सिद्धांतों में आर्थिक न्याय, समानता, शिक्षा का अधिकार, ये सब तिलक की जनोन्मुखी राष्ट्रवाद की परछाइयाँ हैं। नंबर 2, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। तिलक ने ही सबसे पहले लोकमान्य बनने के बाद जनता के अधिकारों को राष्ट्रवाद का आधार बनाया। उनकी केसरी और मराठा जैसी पत्रिकाओं में बार बार जनता की स्वतंत्रता की बात आती है। नंबर 3, शिक्षा नीति में स्वदेशी सोच। तिलक ने 1890 के दशक में ही देसी भाषा में शिक्षा और वैज्ञानिक सोच की वकालत की थी। स्वतंत्र भारत की नई शिक्षा नीति इसी दिशा में आगे बढ़ी। राजनीतिक दलों पर तिलक की छाप। कांग्रेस के भीतर जहां गांधी जी का नैतिक नेतृत्व था, वहीं राष्ट्रवाद की भारतीयता की आत्मा को तिलक की आग ने प्रेरित किया। भारतीय जनता पार्टी और कई दक्षिणपंथी दल तिलक को हिंदू राष्ट्रवाद के प्रथम चिंतक के रूप में मानते हैं। भले तिलक ने कभी धर्म के आधार पर विभाजन की बात नहीं की। तिलक का आदर्श नेता कैसा होता? राष्ट्रवादी लेकिन तार्किक, धार्मिक लेकिन समावेशी, शिक्षित लेकिन जनमानस से जुड़ा, विद्रोही लेकिन जिम्मेदार। ये आदर्श आज भी भारत की राजनीति में खोया सा लगता है। विचारणीय है कि जिस नेता ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कहा था, उसने कभी पद, पुरस्कार, सत्ता या शोहरत की चाह नहीं रखी। तिलक को देश ने लोकमान्य बनाया था और शायद यही भारत की राजनीति को सबसे बड़ी सीख देता है। क्या आप जानते हैं कि भारत की संसद में तिलक की मृत्यु के कई साल बाद एक नेता ने कहा था, अगर तिलक आज जीवित होते तो शायद भारत को किसी संविधान सभा की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये कथन किसने दिया था और क्यों? जानने के लिए देखिए अगला भाग। तिलक की मौत के बाद भी क्यों डरते थे ब्रिटिश और कैसे लोकमान्य बन गए अमर। भाग 8, मृत्यु के बाद भी अमर। जब तिलक विचार बन गए। 1 अगस्त 1920 को जब तिलक का निधन हुआ, पूरे देश में शोक की लहर फैल गई। मुंबई की सड़कों पर लगभग 2 लाख लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़े। महात्मा गांधी ने कहा, तिलक अब नहीं रहे, पर उनका स्वराज का सपना अब हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन क्या वाकई वे नहीं रहे, या उनके विचार अब और ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका था? ब्रिटिश क्यों डरते थे तिलक से मरने के बाद भी? ब्रिटिश सरकार के गुप्त दस्तावेजों में दर्ज है कि तिलक के अंतिम संस्कार के बाद उनके विचारों को नियंत्रित करने के लिए विशेष योजना बनाई गई थी। प्रेस पर नज़र, पुस्तक प्रतिबंध और सभा नियंत्रण। कारण? क्योंकि तिलक अब किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं, एक आंदोलन की चेतना बन चुके थे। विचार जो आज भी मार्गदर्शक हैं। स्वराज का सही अर्थ। तिलक का स्वराज केवल राजनीतिक तक सीमित नहीं था। वे मानते थे कि जब हर व्यक्ति मानसिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होगा, तभी असली स्वराज स्थापित होगा। शिक्षा की शक्ति। गणित, खगोल शास्त्र और वेदों पर उनकी गहरी समझ बताती है कि नेतृत्व का आधार ज्ञान होना चाहिए। आज के युवाओं के लिए संदेश। ज्ञान ही स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी है। संगठन और जनता का विश्वास।
तिलक का सबसे बड़ा बल था जनता का भरोसा। उन्होंने सावरकर, चाफेकर बंधु और हजारों युवाओं को विचारों से जोड़कर एक ऐसा जन आंदोलन खड़ा किया जो सिर्फ युद्ध नहीं, चेतना बन गया। अंतिम वर्षों में क्या तिलक निराश हुए थे? कई ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि तिलक जीवन के अंतिम वर्षों में कांग्रेस की नीतियों से असहमत थे। वे तेजी से स्वराज की ओर बढ़ना चाहते थे, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। न गांधी स्वदेश किया, न अहिंसा का विरोध, बल्कि तर्क से हमेशा देश हित की बात की। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो 15 अगस्त 1947 की रात एक प्रमुख नेता ने संसद में कहा, आज़ादी मिली है, पर यह रात तिलक को समर्पित है, जिसने हमें सपना दिखाया। क्या आप जानते हैं ये नेता कौन थे? ये अंतिम सवाल आपको एक झलक देता है कि कैसे एक विचारक की लौ कभी बुझती नहीं है। तिलक अब सिर्फ अतीत का पन्ना नहीं, भारत की आत्मा बन चुके हैं। अब एक संदेश, जीवन में तिलक जैसे कैसे बने। यदि आप आज के जीवन में तिलक को आत्मसात करना चाहते हैं तो विचारशील बनिए। तिलक ने धर्म, विज्ञान, राजनीति सब में सोच समझकर निर्णय लिया। निर्भय बनिए, सत्ता, जेल, समाज किसी से नहीं डरें। शिक्षित बनिए, गहराई से पढ़िए, समझिए और फिर मत बनाइए। जिम्मेदार बनिए, केवल क्रांति नहीं, सुधार में विश्वास रखिए। व्यक्तिगत जीवन में कैसे उपयोग करें? शिक्षा को सबसे बड़ी शक्ति माने। संविधान और अधिकारों को जानें, लेकिन कर्तव्यों को भी निभाएं। अपने बच्चों को तिलक जैसे नेताओं की सच्ची कहानियाँ सुनाएं। और सबसे अहम, जब भी अन्याय देखें तटस्थ न रहें, आवाज़ उठाएं। आपने यदि यह श्रृंखला पूरी देखी और पढ़ी है तो आप केवल दर्शक नहीं, भारत की उस पीढ़ी का हिस्सा हैं जो जागरूक हैं। जाते जाते एक अंतिम प्रश्न, आपने अब तक जो सीखा, क्या आप अब स्वराज को केवल राजनीतिक स्वतंत्रता मानते हैं या व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी? स्वराज केवल देश की ज़रूरत नहीं, व्यक्ति की भी ज़रूरत है। जय हिंद, वंदे मातरम।